हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं आईआईएफएल फाइनेंस की। इस कंपनी के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, इनको आरबीआई के सैंक्शन झेलने पड़ रहे हैं। उस वजह से इस कंपनी का बिल्कुल बैंड बज गया। पहले बहुत अच्छा कंपनी हुआ करता था, पहले मतलब कोई ऐसा बहुत 10-15 साल पहले नहीं। अभी आप एक क्वार्टर पहले अगर इनका सैंक्शन से पहले के नंबर देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है ये बहुत अच्छी रेट पे कंपनी ग्रो कर रहा था, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा था, एटीएम ग्रोथ आ रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर एक एक दिन आरबीआई उठा और आरबीआई ने लगा दी सैंक्शन, और उस दिन के बाद से इनकी बिल्कुल ऐसी तैसी हो गई है। एयूएम ग्रोथ नहीं आ रहा है अब आपकी थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी गायब हो गई है। अगर एयूएम ग्रोथ नहीं आएगा तो पैट गायब हो जाएगा। और जिस वाले सेगमेंट पे इन्होंने सैंक्शन लगाया वो गोल्ड लोन वाला सेगमेंट था। तो गोल्ड लोन वाले लोन भी ऐसे नहीं होते कि 10 साल 15 साल 20 साल के लोन है कि वो चलती ही जाएंगे। इनका एयूएम में रिडक्शन आ गया, गोल्ड लोन वाला एयूएम ही इनका घट गया 50-55% से 55% इन रिडक्शन इन एयूएम। तो बहुत बड़ी चीज हो गई, क्योंकि अगर हम गोल्ड लोन की बात करें तो गोल्ड लोन का टेन्योर छोटा सा ही होता है, 3 3 महीना 6 महीना, ज्यादा ज्यादा 1 साल का टेन्योर होता है। अब 1 साल के टेन्योर वाले में अगर आप नया डिसबर्समेंट ही नहीं करोगे तो आपका एयूएम नीचे गिर जाएगा। और एक क्वार्टर में ही बिल्कुल ऐसी तैसी हो गई, एक क्वार्टर में 55% ऑफ द एयूएम वॉज वाइप्ड आउट। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो हमें पता चलेगा इसका मार्केट कैप है करीबन करीबन 19,500 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका मार्केट कैप है। और अब समझते हैं कि आरबीआई ने इनके ऊपर सैंक्शन क्या लगाया। आरबीआई ने कहा कि अब आगे चल के आप लोग जो अपना गोल्ड लोन डिविजन है ना, उसमें डिस्बर्समेंट नहीं कर सकते, नया लोन नहीं दे सकते। और इसका आरबीआई ने कारण क्या बताया? आरबीआई ने बोला कि भाई जो आप बता रहे हो आपकी गोल्ड की क्वालिटी है, जो आपने कोलैटरल में गोल्ड रख रखा है, उसकी जो क्वालिटी आप क्लेम कर रहे हो उतनी है ही नहीं। अब फॉर सपोज कि आईआईएफएल कहता है कि मैंने 22 कैरेट सोना लिया 1 लाख रुपए का, और आपको पता चलता है कि जो 22 कैरेट सोना था वो 22 कैरेट का ही नहीं था, वो तो 16 ही कैरेट का था, 16 कैरेट का ही था। तो आपका जो 1 लाख रुपए वैल्यू आपने असेस किया था वही गलत हो गया ना। वो आपको पता चलेगा वो 1 लाख का सोना नहीं था, वो तो 60,000 का ही सोना था। और आपने 60,000 का लोन डिसबर्स कर दिया था ये समझ के कि इसकी वैल्यू तो 1 लाख रुपए है। तो आपका एलटीवी फ्रॉम 60% रोज अप टू 100%। भाई आपने सोचा था मैं तो 60% ही पैसा दे रहा हूँ, बट वो जो अंडरलाइन कोलैटरल है उसकी वैल्यू इतनी कम निकली कि पता चला आप तो 100% लैंड करके बैठ गए, या मोर देन 100% लैंड करके बैठ गए। तो आरबीआई को ये डाउट हो रहा था कि जो ये अंडरलाइन कोलैटरल की क्वालिटी क्लेम कर रहे हैं वो क्वालिटी ही नहीं है। इसकी वजह से इन्होंने कह दिया, आरबीआई ने कह दिया कि भैया अब आप नया डिस्बर्समेंट नहीं कर सकते। दूसरे इनको प्रॉब्लम, आरबीआई ने क्या सैंक्शन लगाया कि भाई आपने कैश में डिस्बर्सल ज्यादा कर दिया। अब आरबीआई का एक लिमिट है, शायद 10,000 है या 20,000 है, ऐसा आप लोग चेक कर लेना, पर उससे उससे कोई ज्यादा हमें फर्क भी नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि इस अमाउंट से ज्यादा आप डिस्पर्सल कैश में नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई आदमी आ रहा है 10,000 का या 15,000 से ज्यादा का पैसा लेके जा रहा है, लोन लेके जा रहा है, तो आप उसको कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। आपको उसको ऑनलाइन डिजिटली कैसे भी करके बैंक अकाउंट में ही पेमेंट करना है, आप उसको पैसा कैश में नहीं दे सकते। तो आरबीआई ने कहा कि आपने ये वाला भी वॉयलेट किया। और फिर एक वो प्रॉब्लम तो आ ही गया कि भाई अगर अंडरलाइन कोलैटरल का वैल्यू उतना नहीं है तो आपका लोन टू वैल्यू रेशो ऊपर चला जाएगा। तो आरबीआई कहता है कि भाई 75% से ज्यादा आपका लोन टू वैल्यू आना नहीं चाहिए इन केस ऑफ गोल्ड लोन। तो अगर आपके अंडरलाइन कोलैटरल की वैल्यू 25% ही कम हो गई तो आपका एलटीवी गोज अप फ्रॉम 75% टू 100%। तो ठीक है कि इन सारी प्रॉब्लम्स के चलते आरबीआई ने कह दिया कि भैया आप बंद कर दो, अब आप नहीं कर सकते, अब आप पहले सारे के सारे प्रूफ दो, ये सारा सेटलमेंट करो, उसके बाद हम देखेंगे आपका गोल्ड लोन डिविजन कब चालू करना है। तो मैनेजमेंट भी वही कह रहा है कि भाई ठीक है, हम कंप्लाई करेंगे सारे आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ, और जो भी आरबीआई कहेगा हम करते रहेंगे। तो देखो इनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। अब आप आरबीआई से तो जाके झगड़ा कर नहीं सकते ना कि हम तो कर रहे हैं लोग गोल्ड लोन डिस्पर्सल, तुम जो करना है कर लो। तो वो तरीका है नहीं। तो बट ठीक है, मैनेजमेंट भी वही बोल रहा है कि भाई हमारे एंड पे तो हमें कोई दिक्कत लग नहीं रही। हमने जो एसेट्स रखे थे हमारे पास वो उनकी वैल्यू हमारे हिसाब से उतनी है जितनी हमने क्लेम करी थी। हमें तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात लग नहीं रही, और हम आरबीआई को भी विश्वास दिलाने में काम कर रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई भी नेग्लिजेंस हुआ नहीं है, हमारी तरफ से कोई भी डिस्क्रिपेंसीज है नहीं। तो ठीक है, अभी तक तो इस पे कोई अपडेट नहीं है। और इसी वजह से अब आप देखोगे तो इनका जो गोल्ड लोन का एयूएम है वो गायब हो गया। अब देखो गोल्ड लोन का एयूएम, जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि जो बहुत लंबा टेन्योर होता नहीं है तो आपको लगातार लगातार डिस्बर्समेंट करना पड़ता है, नहीं तो आपका एयूएम नीचे आ जाएगा। तो आपने एक क्वार्टर डिस्बर्समेंट नहीं किया और आपका एयूएम गायब हो गया बाय 55%। कुछ 26,000 करोड़ के आसपास का एयूएम था, और वो घट के रह गया कुछ 12-13 हजार करोड़ रुपए के आसपास ही। तो मतलब हालत खराब हो गई है।
और ये इसमें एक और चीज क्लेम करते हैं कि देखो, अगर अगर हमारा बिलो बिलो लेवल ऑफ कोलाटरल होता, मतलब सब पार लेवल ऑफ कोलाटरल होता कि 1 लाख का 1 लाख का कोलाटरल हम क्लेम कर रहे थे और वो 50,000 का ही होता, तो हमारे पास से लोन रिपेमेंट नहीं आता और लोग बाग हमारा पैसा लेके भाग जाते। बट हमने सक्सेसफुली 55% ऑफ द गोल्ड वी हैव गिवन टू आवर कस्टमर्स बैक, क्योंकि उन्होंने अपना टाइमली रीपेमेंट किया और हमने उनका सेटलमेंट करके उनको सोना वापस कर दिया। तो इससे भी हमें पता चलता है कि हमारा जो कोलेटरल था वो कोलेटरल का वैल्यू था और हमारे कोलेटरल में भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो हम नंबर क्लेम कर रहे हैं उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जब तक सैंक्शन हटेगा नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। अब देखो, जो कंपनी पहले 25, 26, 27% से मतलब 25 to 30% के बीच ग्रो करता था और एक सैंक्शन पड़ा, एक उनका जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट था उसके ऊपर फटकी पड़ी और सब कुछ गायब हो गया, सारे नंबर खराब हो गए। अगर हम एयूएम की बात करें तो एजीएम वाज अप 2% ऑन अ वाई लेवल एंड डाउन बाय 12% ऑन अ क्वार्टर लेवल, मतलब बिल्कुल भिट में बैंड बज गया। अगर पैट की बात करें तो पैट वाज डाउन 32% ऑन अ वाई लेवल एंड 23% ऑन अ क्वार्टर लेवल। और जब पैट डाउन होगा तो आरओए और आरओई इज बाउंड टू गो डाउन, क्योंकि दोनों में आप आरओए का फॉर्मूला क्या है भाई, नेट नेट इनकम अपॉन लोन प्लस, मतलब सॉरी, डेट प्लस इक्विटी। तो जब आपका इनकम ही कम हो गया, आपका न्यूमरेटर ही कम हो गया, तो आपका आरओई गायब हो गया, आरओए गायब हो गया और आरओए गायब हो गया तो आरओई गायब हो गया। अगर मैं बात करूं तो आरओए fell from 3.4% to 2.3%, and ROE went down from 18.4% to 10.3%। तो आरओई में 8-9% के आसपास का डिक्रीज आ गया, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है। और एक किसी भी फाइनेंशियल के लिए, फाइनेंशियल छोड़ो, किसी भी कंपनी के लिए आरओई गिरना एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। अगर किसी भी कंपनी का आरओई गिर रहा है तो मतलब चीजें ठीक तो चल नहीं रही है उस कंपनी में। फिर भी ठीक है, हम देख लेते हैं। अब देखो, कॉस्ट ऑफ बोरिंग, कॉस्ट ऑफ फंड्स, इन सब के बारे में ज्यादा बात करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब कुछ स्टेबल है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको कि भाई इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स भी स्टेबल है, यील्ड भी स्टेबल है, इसलिए स्प्रेड भी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बट बात तो वही है ना, आपका डिस्बर्समेंट ही नहीं हो रहा, एयूएम ग्रोथ ही नहीं आ रहा। अगर एयूएम ग्रोथ नहीं आएगा तो आप स्प्रेड स्टेबल रख के, आपके निम स्टेबल रख के क्या ही कर लोगे, वही कहानी। अब हम थोड़ा सा इनका इनका सेगमेंटेशन समझ लेते हैं लोन का, उसके उससे हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी चीजों में। अगर हम देखें, 40% तो है इनके होम लोन, 21% है गोल्ड लोन। अब पिछले क्वार्टर में आप देखोगे तो ये आपको बिल्कुल रिवर्स स्थिति देखने को मिलेगी कि सबसे बड़ा सेगमेंट है हमारा गोल्ड लोन वाला, बट गोल्ड लोन में एयूएम खत्म हो गया और उसके बाद नया डिस्बर्समेंट भी नहीं हो पा रहा, इसलिए अब सेकंड हाईएस्ट वेटेज है गोल्ड लोन का। तो 40% होम लोन, 21% गोल्ड लोन, 12% लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, 17% माइक्रो फाइनेंस और 7% डिजिटल लोन है इनके पास। तो ठीक है, अब आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बट जो आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट था, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट था, जहां से ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ आ रहा था, वो बंद हो गया। और वो बंद हो गया इसका मतलब पूरी कंपनी में समस्या आ गई। अगर हम बात करें, होम लोन में ग्रोथ आया 23% ऑन वाई वाई लेवल का, गोल्ड वॉज डाउन 33%, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वॉज अप 23%, माइक्रो फाइनेंस 17% से बढ़ा और डिजिटल लोन वॉज अप बाय 59% ऑन अ वाई वाई लेवल। बट 59% का वाई वाई लेवल का ग्रोथ आया बहुत छोटे बेस पे। अब अगर आपका इतना छोटा बेस है एक सेगमेंट का, देखो एक ओवरऑल पूरी कंपनी का बेस छोटा हो तो उस पे ऊपर ग्रोथ ज्यादा आएगा, दैट इज बेनिफिशियल। बट आपकी कंपनी में एक छोटा सा सेगमेंट है जिसमें अगर आप 200% का भी ग्रोथ कर रहे हो तो उससे हमें तो कोई मतलब नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो इतना छोटा सेगमेंट है कि आपकी ओवरऑल कंपनी के ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं डालेगा। आप देखो, ये सेगमेंट ग्रो किया बाय 59% ऑन अ वाई वाई लेवल, बट ओवरऑल कंपनी का एवीएम ग्रोथ कितना है, मात्र 2% के आसपास का। तो ठीक है, आपने 59% ग्रो कर लिया बट उससे कोई हमें फर्क पड़ा नहीं। अगर ओवरऑल कंपनी की एसेट क्वालिटी की बात करें तो वो इंप्रूव ही किया ऑन वाई वाई लेवल और डेट्यूरेट कर गया थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अगर ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए इंप्रूव फ्रॉम 2.32% to 2.25% on a quarter on quarter level and deteriorated on a YY level from 1.84% to 2.25%। तो ठीक है, मतलब 2%, 2.5% का ग्रॉस एनपीए नंबर कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और आगे चल के देखेंगे इनका एक जो माइक्रो फाइनेंस वाला डिविजन है, माइक्रो फाइनेंस वाले तो हमने इतनी सारी कंपनियां ट्रैक कर चुके हैं, सबकी हालत खराब हो रही है, सबकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, तो इनकी भी एसेट क्वालिटी खराब हुई और इस वजह से ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट पे थोड़ी सी हमें एसेट क्वालिटी खराब होती हुई दिख रही है। अगर नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए भी इंप्रूव कर गया ऑन अ वाई लेवल फ्रॉम 1.2% to 1.1%। तो मोर और लेस एसेट क्वालिटी में इनको दिक्कत नहीं आ रहा। दिक्कत वही है कि एयूएम ग्रोथ नहीं आ रहा। आपका जब एयूएम ग्रोथ नहीं आएगा ना, तो अब आप बाकी सारी चीजें कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी एसेट क्वालिटी में ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए नंबर 0 ले आओगे ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक डिस्बर्समेंट में ग्रोथ नहीं आएगा तब तक कोई मतलब नहीं है।
अगर मैं बात करूं, जो आईआईएफएल फाइनेंस जो स्टैंड अलोन एंटिटी है, वहां पर तो लॉस रिपोर्ट हो गया क्योंकि उसके पास ही गोल्ड लोन वाला सेगमेंट था और वो चला नहीं, तो वो तो कंपनी घाटे में ही आ गई। अगर होम लोन वाले सेगमेंट की बात करें, तो होम लोन वाले सेगमेंट में भी ग्रॉस एनपी नेट एनपी में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, स्प्रेड्स भी स्टेबल है, मतलब आपकी कोई प्रॉफिटेबिलिटी में भी हिट नहीं हो रहा, 23% के आसपास का ग्रोथ भी आ गया। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे तो शायद डी ग्रोथ ही हुआ है, बट ठीक है, मतलब उसमें भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा तूफानी काम किया नहीं कि ओवरऑल कंपनी में कुछ हमें देखने को मिले। अगर ऐसे ही अगर हम बात कर लें, अच्छा अगर उनके भी नंबर की बात करें, तो जो उनका नेट इंटरेस्ट इनकम था वेंट अप बाय 21% ऑन अ वाई लेवल एंड 5% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो कोई धमाकेदार ग्रोथ नहीं है कि पूरी कंपनी की ग्रोथ को एलिवेट कर जाए कि हमारा होम फाइनेंस वाला डिविजन इतनी जोर से बढ़ा कि हमारी ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ 25% आ गई या 30% आ गई, तो ऐसा ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ठीक है, वो भी स्टेबल अपना 20 22 25% के आसपास से ग्रो किया, उतने के आसपास से नेट इंटरेस्ट इनकम वगैरह भी ग्रो किया, स्प्रेड्स वगैरह भी सब कुछ ठीक थे। अब बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर हम आईआईएफएल में जो इनका माइक्रो फाइनेंस वाला डिवीजन है उसकी बात करें, तो वहां पर एसेट क्वालिटी खराब हो गया। अब ये तो हमने हर माइक्रो फाइनेंस कंपनी में देखा है कि एसेट क्वालिटी इनका खराब ही हो जा रहा है, तो इनका भी एसेट क्वालिटी खराब हो गया। और इस वजह से हमें देखने को मिला कि प्रॉफिटेबिलिटी में हमें हिट देखने को मिला कि इनका पार्ट वेंट अप बाय 30% ऑन अ वाई लेवल बट वाज डाउन 1% ऑन क्वार्टर लेवल। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की भी बात करें, तो वो भी बढ़ा 21% ऑन अ वाई लेवल एंड डाउन डाउन बाय 3% ऑन क्वार्टर लेवल। तो ठीक है, तो जो बचे हुए दो डिवीजन करे, एक तो आईएफएल मेन गोल्ड लोन वाला, उसकी तो ऐसी तैसी हो गई है, उसकी तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। होम लोन वाला डिवीजन भी बढ़ रहा है 20 25% के आसपास से, माइक्रो फाइनेंस वाला भी बढ़ रहा है 20 25% के आसपास से, बट माइक्रो फाइनेंस वाले में आपकी एसेट क्वालिटी खराब हो गई है। और अगर हम ओवरऑल कंपनी के ऊपर भी देखें, तो कंपनी का रिजल्ट भी कुछ खास रहा नहीं है। कि अगर नेट इंटरेस्ट इनकम देखें, तो वेंट अप बाय 8% ऑन अ वाई लेवल एंड डाउन बाय 10% ऑन क्वार्टर लेवल। Operating profit was down by 18% on a YoY level and 35% on a quarter-on-quarter level. And PAT was down 32% on a YoY level and 23% on a quarter-on-quarter level. तो यही थी कहानी आईआईएफएल फाइनेंस की। प्रॉब्लम वही है कि जो आपका एक एक बढ़िया चलता हुआ सेगमेंट था, उसके बीच में आरबीआई आ गया और आरबीआई ने आके आपकी पूरी कंपनी की ऐसी तैसी कर दी। तो एंड ऑफ द डे आप कुछ भी कह लो कि भाई आरबीआई ने गलत किया सही किया, आगे चल के चाहे आरबीआई गलत प्रूव हो जाए कि इनके जो अंडरलाइन कोलाटरल थे उनकी वैल्यू उतनी थी और इन्होंने कुछ भी गड़बड़ काम नहीं किया था, कुछ भी हो जाए, एंड ऑफ द डे बिजनेस तो खराब हो गया। बिजनेस आज की डेट में तो अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा, और हमें मतलब ही नहीं है चाहे आरबीआई ने गलत किया हो चाहे आईएफएल ने गलत किया हो, हम तो शेयर होल्डर हैं। जहां पर चीजें अच्छी दिखेंगी हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करना करने जाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं, हमें किसी को सच्चाई का सर्टिफिकेट नहीं देना कि भाई देखो आईएफएल सही था, इसकी वजह से हम आईएफएल में इन्वेस्ट करके बैठे हैं। क्योंकि आपको आईएफएल के सच्चे प्रूव होने से पैसा नहीं बनेगा। पैसा तो आपका तभी बनेगा जब आईएफएल में ईवीएम ग्रोथ आएगा, पैट में ग्रोथ आएगा, ईपीएस में ग्रोथ आएगा, आरओई बढ़ेगा, आरओए बढ़ेगा। तो वो तो यहाँ पर अभी आता हुआ दिख नहीं रहा है। फिर भी ट्रैक करना जरूरी है। अब कल को ये हो जाता है कि आरबीआई सैंक्शन हटा देता है और उसके बाद कंपनी आके कहती है कि भाई हम अपने वापस वो 25 30% वाली ग्रोथ लेके आ सकते हैं, तो फिर हम जरूर इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। बट आज की डेट में तो हालत खराब ही। तो चलिए, यही थी कहानी आईएफएल फाइनेंस की, हमने ये वाली कंपनी भी कवर कर ली। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।